गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम आंसर शीट देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का। जो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है। परशुराम की प्रतिज्ञा का केंद्रीय भाव लिखिए। राइट। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर को देखेंगे। उसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए। किसी देश की संस्कृति उसके विकास में किस प्रकार लाभदायी है, इस पर प्रकाश डालिए। इसी में आपका ख दिया गया है, व्याख्यात्मक शैली की क्या आशय है, व्याख्या शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इकाई ख में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने को मिलेगा। उसमें क वाला भाग जो है, जल प्रदूषण की परिभाषा दीजिए, जल प्रदूषण के कारण और निवारण लिखिए। उसके अथवा में आपको दिया गया है, विकासशील देशों की प्रमुख समस्याओं और उनके निदान लिखिए। ख में है, कालबोधक संरचना की परिभाषा दीजिए, कालबोधक संरचना के प्रकार भी लिखना है। उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा, कार्य कारण संरचना किसे कहते हैं, कार्य कारण संरचना के 5 उदाहरण दीजिए। इकाई ग आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, क प्रौद्योगिकी एवं नगरीकरण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है, आधुनिक तकनीकी सभ्यता से क्या तात्पर्य है, किसी देश के विकास में यह कहाँ तक लाभदायक है। इसके बाद आपको ख देखने को मिलेगा, टिप्पणी को परिभाषित कीजिए, टिप्पणी को उदाहरण देकर समझाइए। उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा, ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन की विशेषताएं एवं उद्देश्य लिखिए। चलिए तो अब इसके बाद हम इकाई घ देखते हैं, जिसमें क जो है क्वेश्चन नंबर 4 का क, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निदान लिखिए। अथवा भारत में गरीबी के क्या कारण है, भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन से कदम उठाए हैं। अनुवाद का उद्देश्य लिखिए, अनुवाद को अनुवाद करने के लिए किन किन भाषाओं की आवश्यकता होती है, आपको ख में दिया गया है। इकाई नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 क, कल्याण का अर्थशास्त्र प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कल्याण के लिए जिन बालों का जिक्र किया है, उन बालों की स्पष्ट कीजिए, बातों को स्पष्ट कीजिए। उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा, ऊर्जा का आशय लिखिए, ऊर्जा के लाभ और दोष पर प्रकाश डालिए। चलिए इसके जो हमारा ख वाला पोर्शन है, प्रतिवेदन का आशय लिखिए, प्रतिवेदन के प्रकारों को समझाएं। अथवा निमंत्रण पत्र हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है, निमंत्रण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार समझाइए। अब हम एक एक करके इसका आंसर देखेंगे। और यदि आपको आंसर शीट का पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम में मैं इसको अपलोड कर दिया हूं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, परशुराम की प्रतिज्ञा का केंद्रीय भाषा लिखिए। और इसके अथवा में था, संस्कृति की परिभाषा दीजिए, किसी देश की संस्कृति उसके विकास में किस प्रकार लाभदायी है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क का मैंने अथवा वाला बनाया है, इसको हम चलिए देखते हैं। संस्कृति की परिभाषा, तो कोबर के अनुसार संस्कृति सदैव एक ऐसी विशेषता है जिसे अपनाया जा सके, उपयोग किया जा सके, जिसमें विश्वास हो और जिस पर अनेक व्यक्ति का अधिकार हो। अपने अस्तित्व के लिए यह अपने संपूर्ण समूह के जीवन पर निर्भर होती है, जिसे संस्कृति कहते हैं। इस दृष्टिकोण से समाज में सीखना और उसका अनुसरण करना हमेशा लगा रहता है। उसके बाद, किसी देश की संस्कृति उसकी विकास में लाभदायक, तो इसमें किसी देश का विकास उसकी संस्कृति से 30% लगभग निर्भर होता है। संस्कृति एक ऐसा पहल है जो एक देश को अन्य देश से जोड़ता है, राइट, और विश्व स्तर पर पहचान में भूमिका अदा करता है। जब एक देश के लोग अन्य देश को घूमने जाते हैं, जब एक देश के लोग अन्य देश में घूमने जाते हैं, तो अन्य देश में प्रवेश से पहले उन्हें टैक्स पैसा भुगतान करना पड़ता है, तथा साथ ही साथ वे देश में अनेक प्रकार की सामग्री भी लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं एवं अन्य प्रकार के चीज़ों का भी खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, जिससे किसी देश की लाभ में योगदान काफ़ी कारगर सिद्ध होता है और किसी देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। जब किसी देश में संस्कृति से जुड़ा दार्शनिक स्थल होते हैं तो लाखों की संख्या में हर एक साल लोग आते जाते हैं और अच्छे संस्कृति रहित देश को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति इसका प्रमुख उदाहरण है, आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, किंतु उनका स्वभाव एक जैसा ही होता है।
तो चाहे यह कोई भी खुशी का अवसर हो या कोई दुख का क्षण हो, लोग पूरे दिल से इसमें भाग लेते हैं, एक साथ खुशी या दर्द का अनुभव करते हैं। पूरा समुदाय आस पड़ोस एक अवसर पर खुशियां मनाने में शामिल होता है। इस प्रकार एक भारतीय विवाह मेल जोल का आयोजन है, जिसमें न केवल वर वधू बल्कि दो परिवारों का भी संगम होता है, चाहे उनकी संस्कृति या धर्म का मामला हो। इसी प्रकार दुख में भी पड़ोसी और मित्र उस दर्द को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देश के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछली 5 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इस्लाम धर्म जैसे धर्मों का जनक है। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत प्रभावित किया है तथा देश विदेश के लोग इस भारतीय संस्कृति को देखने हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, जिससे भारत के द्वारा लगाए गए टैक्स से भारत को काफ़ी मुनाफा होता है। लगभग 30% मुनाफा इन्हीं विदेशों के कारण प्राप्त होता है, जिससे किसी देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हो भोपाल में सांची का एक स्तूप है, जिसमें भगवान बुद्ध का मूर्ति है, जिसे देखने लोग हर एक साल लाखों हजारों की संख्या में आते हैं। भारत में इसी प्रकार कई दार्शनिक स्थल हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार प्राचीन काल से ही विद्या का एक ऐतिहासिक धरोहर रहा है, जहां चीनी यात्री ह्वेनसांग जैसे कई यात्री कला, संस्कृति, विद्या भी ग्रहण किए हैं, जैसा कि आप हिस्ट्री में देख सकते हो। भारत की सबसे ऊंची पर्वत एवं पूरे विश्व की ऊंची पर्वत हिमालय की बात की जाए तो हिमालय पर्वत जो भारत देश में जहां स्थित जम्मू कश्मीर राज्य एक बर्फीले बर्फ से ढका राज्य है, जहां टूरिस्ट के रूप में हर एक साल लाखों लोग आते हैं। हिमालय में ही कैलाश पर्वत इत्यादि स्थित है, जहां देश विदेश से लोग हर एक साल दर्शन के लिए, घूमने के लिए आते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राज्य बस्तर भी प्राकृतिक धरोहर से परिपूर्ण है, जिसे देश की संस्कृति, कल्चर के साथ आर्थिक पूंजी जुटाने प्रमुख योगदान देते हैं। इस प्रकार भारत के साथ साथ किसी देश की संस्कृति भी वहां आर्थिक पूंजी जुटाने में देश की भूमिका में अहम योगदान देते हैं। इस प्रकार किसी देश की संस्कृति से जुड़े प्राकृतिक दृश्य का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। आप इसमें यह भी लिख सकते हो अलग पार्ट में करके कि व्याख्यात्मक शैली का आशय, जो मैंने एक टॉपिक बनाया है। व्याख्यात्मक शब्द का अर्थ है विशेष आख्य, अर्थात किसी अस्पष्ट जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि। इसी विधि या शैली में वक्ता या लेखक स्वयं सूत्र रूप में अपनी बात की व्याख्या करता है, जिसे श्रोता आसानी से समझ सके। इस शैली में प्रायः वक्ता या लेखक सूत्र बात को समझने के लिए कहानी, उदाहरण इत्यादि का सहारा लेता है। इस प्रकार एक ही कथन को विस्तार पूर्वक समझाता है, अतः ऐसी कथन शैली व्याख्यापरक कथन शैली कहलाती है। इसमें आप चाहो तो उदाहरण भी दे सकते हो, जो कि कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्तव्य है। इन व्यक्तियों में बताया गया है कि कर्मण्य व्यक्ति किसे कहा जाता है। कर्म करने में आनंद प्राप्त होता है, कर्म करने से आनंद मिलता है, ही कर्म की ओर आकृष्ट होने की कारण है। कर्म और आनंद का संबंध बताया गया है। कर्मण्य व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। इन पंक्तियों में कर्म आनंद का संबंध कर्म करने वाले व्यक्ति की परिभाषा इत्यादि के विषय में सुज्ञात्मक रूप से कहा गया है, जिसे व्याख्या करते ही अधिक स्पष्टता के साथ समझाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हम जो भी कथन कह रहे हो उसे श्रोता पूरी तरह से समझ ही ले, अतः कई बार हमें हमारी बात के आशय को समझाना होता है। यदि स्पष्ट के साथ समझाना व्याख्या की शैली है।
उसके बाद व्याख्यापरक शैली की विशेषताएं अगर आप बताना चाहो तो व्याख्यापरक या व्याख्यात्मक शैली में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला अगर आप लिखो, इस शैली में सरल एवं सुबोध वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोहरे अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। व्याख्यापरक शैली में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों आदि की सहायता ली जाती है। चलिए चौथा हम पॉइंट देखते हैं। इसमें व्याख्या के सूत्र एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पांचवा है अतः, अतएव, वरन, किंतु, परंतु, अर्थात आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। परिभाषिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए यदि मान लिया जाए आदि वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। आठवां है अध्यापन, व्याख्यान आदि में इस शैली का विशेष प्रयोग किया जाता है। नवा है इस शैली में आवश्यकता अनुसार किसी भी काल को व्यक्त करने वाली क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। यदि उदाहरण भूतकाल का है तो क्रिया भी भूतकाल का होगा। चलिए 10वां देखते हैं। इस शैली में जिस बात या कथन की व्याख्या की जाती है उसे सूत्र रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका मैंने आपको आंसर बताया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हमारे पास है ख नंबर का। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हो, जल प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। जल प्रदूषण की परिभाषा दीजिए, जल प्रदूषण के कारण और निवारण भी लिखिए। चलिए तो इसको हम देखते हैं हमारे यहाँ पे। और पहले एक बार मैं आपको फिर बता दूं, यदि आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से फिर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम जल प्रदूषण की परिभाषा देंगे कि आखिर जल प्रदूषण कहते किसको है। तो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्रकृति एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवजयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कुछ हम कारण बता देंगे। तो कारण में हमारा चलिए देखते हैं। जल प्रदूषण के कारणों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण है मानवीय कारण, जो मानव के द्वारा प्रदूषित किया जाता है जल को। तो सबसे पहले हम जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण को देखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण भूरक्षण, पौधों की पत्तियों, ह्यूमस पदार्थ एवं प्राणियों के मूलभूत आदि जल के मिलने के कारण होता है। हवा में उपस्थित गैसों और धूल के कणों का वर्षा जल में मिलने से वर्षा जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाला भी प्राकृतिक जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण के मानवीय कारण में हम देखेंगे तो मानव अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अनेक अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जित करता रहता है और यही जल प्रदूषण का कारण बनता है। इन्हें हम कुछ निम्न भागों में बांट सकते हैं, जो कि मैंने आपको 6 पॉइंट बताया है। घरेलू बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, उदीय या तापीय रिएक्टरों के कारण जल प्रदूषण, तेल रिसाव, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट से जल प्रदूषण इत्यादि। अब हम घरेलू बहिस्राव उसी तरीके से 6 को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। विभिन्न घरेलू अपशिष्ट जो कि दैनिक घरेलू कार्यों जैसे खाना पकाने, स्नान करने, कपड़ा धोने, सफाई कार्य इत्यादि से निकलते हैं, जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये घरेलू अपशिष्ट नलियों से बहकर जल स्रोतों में मिलते हैं और जल को प्रदूषित नालियों से बहकर जल स्रोतों में मिलते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। आधुनिक युग में सफाई के कार्यों में युक्त विश्लेषण प्राक्षण जल स्रोतों में मिलकर जल को स्थायी रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। चलिए दूसरा हम देखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट बहिस्राव। उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। अच्छी लुगदी एवं कागज उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र, शराब उद्योग, रासायनिक उद्योग इत्यादि से बहुत आर्थिक मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। इन अपशिष्टों में अनेक तरह के अम्ल, क्षार, लवण, तेल, वसा, आर्सेनिक, साइनाइड, पारा, सीसा, तांबा, लोहा इत्यादि विषैले पदार्थ विद्यमान रहते हैं, जो जल में मिलकर जल को विषैला एवं प्रदूषित बनाते हैं। विश्व भर में नालियों के जल प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट बिना संशोधित
संशोधित किए मुख्यतः नदियों में फेंके जाते हैं। भारत में गंगा एवं यमुना जैसे पवित्र नदियां औद्योगिक अपशिष्ट बहिस्राव के कारण ही सबसे अधिक प्रदूषित हो रहे हैं, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं। चलिए तीसरा हम देखते हैं कृषि बहिस्राव। औद्योगिक युग में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायक है, वहीं दूसरी ओर जल प्रदूषण के कारण के साथ साथ कई प्रकार के जानलेवा बीमारियां के लिए भी उत्तरदायी है। सिंचाई के लिए अतिशय भूजल का दोहन एवं रासायनिक उर्वरकों के साथ कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से भूजल के प्रदूषण स्तर में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। उसी तरीके से अगर हम चौथे को देखें, उसमें या तापीय रिएक्टरों के कारण जल प्रदूषण, तो विभिन्न उत्पादक संयंत्रों एवं रिएक्टरों के अति उष्मीय प्रभाव को शीतलतन की प्रक्रिया के माध्यम से निवारित किया जाता है। इस निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्म हुआ यह जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के जल से जल स्रोतों के ताप स्तरों में वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप यही कारण बनता है। चलिए हम चौथा देखते हैं, उसमें इसके बाद हम पांचवा देखते हैं तेल रिसाव। जल स्रोतों में तेल रिसाव या तेल के मिलने के कारण हुआ प्रदूषण तैलीय जल प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि आपने देखा था, मैंने पहले आपको 6 टॉपिक बताया था, उसी में से हम 5वां टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। बहुत बार समुद्र में तेल से भरे जहाज में रिसाव होने के कारण आसपास के स्रोतों में क्षेत्रों में प्रदूषण हो जाता है, जिससे समुद्री जीवधारियों एवं वनस्पतियों की क्षति होती है। औद्योगिक संयंत्रों से नदी एवं अन्य जल स्रोतों में तैलीय पदार्थ मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। तेल शोधन के कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट नदियों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। भारत में बिहार के मुंगेर जिले के आसपास तेल शोधन कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण गंगा नदी के एक बार आग लग चुकी है। चलिए छठवां हम देखते हैं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट से जल प्रदूषण। आधुनिक वैज्ञानिक समय में परमाणुीय प्रयोगों से असंख्य रेडियो एक्टिव कण वायुमंडल में विद्यमान हो जाते हैं, जो बाद में धीरे धीरे धरातल पर आकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। यही रेडियो एक्टिव कण जल में मिलकर जल को प्रदूषित एवं विषैला करके जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, पॉइंट मैं आपके लिए बनाया हूँ, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो जल प्रदूषण को हम किस तरीके से रोकेंगे, आइए देखते हैं। जल प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब यह समय आ चुका है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे, अन्यथा इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। निम्नलिखित कुछ उपायों के माध्यम से हम जल प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को बहिस्राव के माध्यम से जल स्रोतों में मिलने नहीं देना चाहिए। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को संशोधित करने के उपरांत ही जल स्रोतों में विसर्जित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक कल कारखानों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कठोर नियम बनाने चाहिए, जिससे कि अपशिष्ट को संशोधित करने के उपरांत ही जल स्रोतों में मिलाया जाए। चौथा, जलाशयों जैसे कि नदी, तालाब इत्यादि में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि पर रोक लगानी चाहिए। कृषि कार्य के लिए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही जैविक खेती के लिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। चलिए इसके बाद जो हमारा छठवां पॉइंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाना चाहिए। सातवां है, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करके जल प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरीके से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास था प्रौद्योगिकीकरण के गुण को हमें लिखना था। क्वेश्चन हमने देख लिया था। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास है, नगरीकरण एवं प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों, जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ़ कसौटी है। पिछड़े हुए स्थित समाज में नगरीकरण एवं प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में नगर सक्षम नहीं होते हैं। किंतु फिर भी ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर तेजी से पलायन रोजगार पाने के उद्देश्य से ही होती है, और इस स्थिति में ये पलायन और तेज हो जाता है। जिसके विपरीत नगरीकरण की गति धीमी तब होती है जब कुछ जनसंख्या के अनुपात में नगरीय जनसंख्या बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। यह स्थिति अभी कुछ मिलाकर 30 देशों में आई है, जो विकसित औद्योगिक देश कहलाते हैं। अगर भारत
के सापेक्ष में देखें तो 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भारत के लिए आर्थिक गतिरोध का कारण रहा है। फलस्वरूप नगरीकरण की गतिरोध काल रहा है। फलस्वरूप नगरीकरण की गति बहुत अधिक नहीं रही। 1911 में कुल नगरीय जनसंख्या मात्र 11% थी, जो 1941 में बढ़कर 14% तक हो गई है। इस प्रकार 30 वर्ष में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि मात्र 1% रही। 1951 की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 17.3% हो गया था। इस वृद्धि का कारण वास्तविक नगर कर संख्यात्मक अधिक था, क्योंकि 1951 की जनसंख्या में नगर की बड़ी उदार परिभाषा अपनाई गई। 1961 की जनसंख्या में नगर की बड़ी उदार परिभाषा अपनाई गई थी। 1961 में नगर की परिभाषा पुनः सख्त कर दी गई। अतः 1951 से 1961 के बीच नगरीय जनसंख्या में मात्र 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 18% हो गया। 1971 में अपनाई गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। वह स्थान नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हो। अन्य सभी स्थानों के लिए फर्स्ट 5000 की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% और कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तीसरा है जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। भारत में नगरीकरण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नगरीय जनसंख्या जो 1901 में 2,56,00,000 थी, वो 1951 में बढ़कर 6,24,00,000 हो गई है। इस प्रकार 1901 में 2,56,00,000, जबकि 1951 से 1981 के बीच शहरी जनसंख्या में 9,71,00,000 की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1951 से 1991 के बीच नगरीय जनसंख्या में 5,77,00,000 की वृद्धि हुई। इससे यह आवश्यक निकाला जा सकता है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में आवश्यक वृद्धि हुई है। भले ही वृद्धि धीमी हो क्यों न हो, 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या 28,53,00,000 थी, जो कुल जनसंख्या का 27.8% है। देश का दूसरे देश के साथ नगरीकरण की तुलना, जैसे भारत की तुलना अन्य देशों की नगरीकरण से करें, तब विश्व के विकसित देशों में भारत के नगरीकरण की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया और स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या का 76% रूप से 74%, जापान में 74%, ऑस्ट्रेलिया में 35% तथा इंग्लैंड में 90% था। इसी तुलना में 1991 में भारत की नगरीय जनसंख्या 25.7% और 2001 में 27.8% थी। औद्योगिकरण नगरीय के दोष अगर हम देखें, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इसमें अगर हम पहला टॉपिक देखें, जनसंख्या में अधिक वृद्धि एवं उत्पादन में कमी की वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग त्रस्त हो रहा है। कुटीर उद्योगों का ह्रास, नगरीकरण के साथ बड़े उद्योगों धंधों का प्रसार तेजी हुआ है। नगरीकरण में जनसंख्या बढ़ने से जगह की अनुपस्थिति के कारण तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है, जिससे लोग बीमारी के चपेट में आता है तथा काफ़ी मात्रा में नगर गंदगी के चपेट में भी आ रहा है। चौथा पॉइंट अगर हम देखें इसी में, नगर में नदी नालों की कमी होने से, बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ तक की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा, जो कि एक विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम अगर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, यहाँ आपसे पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निदान लिखिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण और निदान आपको लिखने को बोल रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के कारण को देखते हैं, उसके बाद ही हम निदान देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें कारण नहीं पता रहेगा तो हम निदान कैसे बताएंगे। तो भारत में आबादी बढ़ने के 2 प्रमुख आम कारण हैं, ठीक है। जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना। हमने मृत्यु दर के प्रतिशत को तो सफलतापूर्वक कम दर दिया है, पर यही कारण जन्म दर के बारे में नहीं किया, राइट। हमने मृत्यु दर में तो काम किया, जन्म दर में काम नहीं किया, जिससे हमारा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है।
विभिन्न जनसंख्या नीतियों और अन्य उपायों से प्रजनन दर कम तो हुई है, पर किसी भी यह दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अधिक है। बताए गए यह दो कारण विभिन्न सामाजिक मुद्दों से परस्पर संबंध है, जिससे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो आपके लिए लाया है वो है कि जल्दी शादी होना और सार्वभौमिक विवाह प्रणाली, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। वैसे तो कानूनी तौर पर लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन जल्दी शादी की अवधारणा यहाँ बहुत प्रचलित है और जल्दी शादी करने से गर्भ धारण करने की अवधि भी बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत में शादी को एक पवित्र कर्तव्य और सार्वभौमिक अभ्यास माना जाता है, जहाँ लगभग सभी महिलाओं की शादी प्रजनन क्षमता की आयु में आते ही हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी और निरक्षरता। आबादी के तेजी से बढ़ने का एक अन्य कारण गरीबी भी है। गरीब परिवारों में एक धारणा है कि परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतने ज़्यादा लोग कमाने वाले होंगे। कुछ लोग यह मानते हैं कि बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए भी बच्चों का होना जरूरी है। यह एक अजीब बात है, लेकिन साथ ही कि भारत अब भी गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। कई लोग इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं या फिर इससे पूरी तरह अनजान हैं। निरक्षर की आबादी भी बढ़ने का एक मेन कारण यही है। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, पुराने संस्कृति आदर्श। इसके कारण भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है ये टॉपिक भी। भारत में बेटे परिवार में पैसे कमाने वाले माने जाते हैं। इस प्रक्रिया अनुसार सोच के चलते माता पिता पर बेटा पैदा करने का दबाव बहुत बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेरोजगारी। भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा आबादी के लिए रोजगार पैदा करना बहुत मुश्किल है। अनपढ़ लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें हम देखेंगे जन्म दर से तात्पर्य किसी देश में एक वर्षीय अवधि में कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या से है। जन्म दर किसी भी देश की जनसंख्या को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, अर्थात जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है और कम होने पर जनसंख्या में कमी होती है। बाल विवाह के कारण जनसंख्या वृद्धि। भारत देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के प्रचलन से कुछ पिछड़े इलाकों में बहुत से बालक एवं बालिकाओं का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है और वे बहुत जल्द कम उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं, जिससे अधिक बच्चे होने की संभावना रहती है। कम उम्र होने के कारण उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से अन्य लोगों पर निर्भर होता है, जिससे कमाने वालों की संख्या में कमी होने के कारण भूखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, जिससे उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि। शिक्षा एवं ज्ञान सभी दिशा के लोगों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षा से परिचित नहीं हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आपको PDF भी दे दिया है जहां से आप लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जनसंख्या वृद्धि का निदान। ये है हमारा जनसंख्या वृद्धि का निदान, और इसमें हम देखेंगे पहले शिक्षा का प्रकार, उसके बाद शिक्षा के प्रकार के बाद हम देखेंगे, इतना आपके पास शिक्षा का प्रकार है, यहाँ से आप लिख सकते हो। चलिए उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा दूसरा पॉइंट है उसी में, जनसंख्या वृद्धि के निदान में। उसके बाद परिवार नियोजन आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद विवाह की आयु में वृद्धि करना, समस्या सेवापन मनोरंजन के साधन, महिला शिक्षा, और देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है निष्कर्ष। जैसा कि इस टॉपिक के सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बीच में इसके बारे में था, और लास्ट में निष्कर्ष हम निकालेंगे कि कैसे करके हम क्या क्या उपाय लगा के हम बेरोजगारी को कम करते हैं। चलिए तो इतना हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आप यहाँ से लिख सकते हो। और यदि आपको PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको PDF अवेलेबल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन आता है, प्रतिवेदन का आशय एवं परिभाषा बताना है इसमें। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, प्रतिवेदन का सबसे पहले परिभाषा आप दे दो, देन आफ्टर बाद प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको 5 पॉइंट यहाँ पे बताया है, और उसके बाद फिर विशेषताएं, प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं आप बता देंगे।
तो यहाँ से आप इस तरीके से लिख सकते हो। प्रतिवेदन के उद्देश्य यहाँ से बता सकते हो। प्रतिवेदन के प्रकार जो कि 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप PDF को देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, जो मैंने आपको अभी 3 बताया, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन, उसको मैंने कुछ परिभाषित किया है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। उसके बाद ऊर्जा का आशय, लाभ एवं हानि यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे ऊर्जा क्या होता है ये आप बता सकते हो इस तरीके से। इसमें आगे भी कुछ है थोड़ा सा, हाँ, तो इस तरीके से आप ऊर्जा क्या है बता दिए। उसके बाद भारत में ऊर्जा के इस्तेमाल की वर्तमान स्थिति आपने बता दिया, यहाँ से आप लिख सकते हो भारत में इस्तेमाल की वर्तमान स्थिति। उसके बाद नवीनीकृत ऊर्जा, नवीनीकृत ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि। उसके बाद लाभ, उसमें 3 मैंने लाभ बताए हैं। यह एक 12मासिक प्राकृतिक स्रोत और मुफ्त है, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह प्रदूषण रहित है। उसके बाद हानियाँ के बाद पवन ऊर्जा, देन आफ्टर बाद इसके लाभ, फिर हानियाँ पवन ऊर्जा के भी बता दिए। जल विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बता के, और जल विद्युत के इसके लाभ और हानियाँ अगर आप बता दो तो ये इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और यहाँ अगर इतना आप लिखते हो तो आपका पेज भी लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंदी का आंसर शीट बताया है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट का आंसर शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी लिखने में आसानी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आपका कमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और यदि आपको ये PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। देन आफ्टर आप वहाँ से लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।